नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आप देखना शुरू कर सकते हैं एक बेहतरीन एनालिसिस वाला शो जहां पे ज़्यादा चिल्लाहट नहीं होगी, इश्यूज़ को समझने की कोशिश की जाएगी। तीसरे दौर का मतदान हो चुका है और इस मतदान के बाद आधे से ज़्यादा सीट्स पर चुनाव हो चुका है। किस्मत बक्से में बंद हो गई है, जिसका फैसला 4 जून को होगा। क्या इश्यूज थे, किस पर मतदान हुआ, इस पे डिस्कशन करेंगे। तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड पे क्या माहौल था। लेकिन उससे पहले कुछ सारी चीज़ें आपको बताऊं कि इस टोटल जो अब तक 3 फेज़ पूरे हुए हैं उसमें 283 सीटों पे मतदान पूरा हो गया है। यानी जो बहुमत का मैजिक फिगर है उससे ज़्यादा 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 260 सीटों पर अभी मतदान बाकी है और ये अगले 4 फेजेस में पूरा होगा। कुल 7 फेज के चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक अपडेट ये है कि तमाम जगहों पर आरक्षण को लेकर के, मुसलमान को लेकर के, जाति को लेकर के, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तमाम इन इश्यूज़ पे चर्चाएं चल रही हैं, गर्मा गर्म बहस हो रही है। लेकिन उस बहस के बीच में आवाज़ अड्डा हमेशा कोशिश करता है कि इस विषय को समझा जाए कि लोगों का मूड क्या है, क्योंकि अंत में वोट उन्हीं को करना है। टीवी डिबेट्स में वोट नहीं होती है या वहाँ से तय नहीं होता है। तो उसके लिए हमें बहुत ग्राउंड में जाना पड़ता है, ग्राउंड की रियलिटी समझनी पड़ती है। और इस बार का चुनाव मुझे लगता है 14 और 19 से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड मैं कह रहा हूँ कि एक तो 10 साल की सरकार है, तो नो डाउट सरकार से नाराज़गी होगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी, कुछ नए वादे, लोगों की नए ख्वाहिशें होंगी जो पूरी नहीं हुई होंगी, उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लोगों को लगता है कि इसी सरकार से उनकी पूरी हो सकती है, एक वो भी वेव चल रही होगी। 10 साल में लाभ मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। तो एक नैरेटिव्स जो बदल रहा है चुनाव का, उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को तय करेगा। तय इसलिए करेगा कि 3rd टर्म रिपीट अगर ये सरकार होती है तो अपने आप इसके राजनीतिक मायने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे टर्म में फुल मेजॉरिटी से बनती तो इसके भी अपने अलग मायने हैं। दिशा और दशा भी बदल रही चीज़ों की, इकॉनमी हो या सोशल स्टेटस हो या पॉलिटिकल सर्कल हो, सब जगहों पे इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। मैं हर बार ये कहता हूँ कि इस चुनाव के परिणाम के बाद बहुत सारी चीज़ों से जाले साफ हो जाएंगे। क्या परिणाम होगा ये हमें नहीं पता, वो हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके के इश्यूज सामने रखे गए हैं दोनों साइड से, वो डू और डाई वाले हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए तर्कस के सारे तीर इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोनों साइड से, यानी इंडिया अलायंस की तरफ से और एनडीए अलायंस की तरफ से। तो इसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि तीसरे दौर के मतदान के बाद स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है, ग्राउंड पे लोगों को क्या सोचना है, ये सब चर्चा होगी। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें आज हमने स्टेट वाइड लोगों को रखा है, जहां से ग्राउंड की रियलिटी समझेंगे, जिसमें शिरीष मिश्रा हमारे साथ हैं जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। सी वोटर के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय हमारे साथ जुड़ेंगे जो डेटा क्रंचिंग करके बताएंगे। और सीनियर न्यूज़ 18 की ब्यूरो चीफ विनया देशपांडे जो आज बारामती में थी और महाराष्ट्र को तो बहुत ही इन्होंने मतलब इसको ना मथ डाला एकदम। अभी उसमें से हमें निकालना है कि क्या निकला। और उसके बाद एक सज्जन कुमार सिंह हैं जिनको आप हमेशा जानते हैं, हमारे शो में आते हैं। और ये भी बहुत देशव्यापी भ्रमण करते रहते हैं और बहुत घूमते फिरते हैं और बड़े बड़े इश्यूज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हम लोग शुरू करें। इस चर्चा को मैं इस तरह से डिवाइस करना चाहता हूँ कि पहले बेसिक ग्राउंड रिपोर्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बिगर इश्यूज़ को और बिग पिक्चर को समझेंगे। तो ये मैं थोड़ा एक एक करके आप लोगों से समझना चाहता हूँ। विनय जी, आपके पास आता हूँ सबसे पहले तो मुझे थोड़ा ताज़ा हाल बताइए कि आज आप दिन भर बारामती में थी, क्या माहौल था वहाँ पे? जी, माहौल काफी गरमाया हुआ और काफी मिक्स्ड है। मैं आपको बता दूं कि बारामती में जहां पे पहली बार ये पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, वहां पे एक तरफ पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि पवार खानदान में ही अब युद्ध हो रहा है। तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो कि 2 बार एमपी रह चुकी हैं, वो अपनी 3rd टर्म के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इस बार वो अपनी ही भाभी के साथ लड़ रही हैं जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बीवी हैं
सुनेत्रा पवार कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। सुनेत्रा पवार ये पहली बार है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही हैं, लेकिन उनके पीछे सिर्फ अजित पवार नहीं, भाजपा की भी पूरी शक्ति है। तो ग्राउंड पे काफी मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। हम अगर देखें, लोग एक तरफ सोच रहे हैं कि क्या लोकसभा के लिए शरद पवार को चुने और विधानसभा के लिए अजित पवार को चुने। सेंटिमेंटालिटी या इमोशंस, ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, इस पे ये वोट्स किस तरफ जाते हैं, ये हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ अजित पवार बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं काफी दिनों से कि ये मुद्दा भावनिक ना हो, ये मुद्दा प्रोग्रेस पे, विकास पे बात की जाए। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रवादी में फूट पड़ी, जिस प्रकार से अजित पवार शरद पवार से अलग हो गए और उसके बाद हमने देखा कि सुनेत्रा पवार को ही अब सुप्रिया सुळे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, तो पूरी तरह से पोलराइज हो गई है फैमिली। एक तरफ शरद पवार और फैमिली और दूसरी तरफ अजित पवार, उनकी बीवी और उनके बेटे, ऐसा कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में काफी सेंटिमेंट जुड़ी हैं बारामतीकरों की। तो इसलिए अगर सेंटिमेंट्स पे मुद्दा जाता है तो हम देखते हैं कि क्लियरली कहीं ना कहीं सिंपैथी की वजह से, जिस तरीके से शरद पवार से लोग एसोसिएट करते हैं, उस वजह से शायद लोगों का रुझान सुप्रिया सुळे की तरफ ज्यादा हो। लेकिन अगर हम प्लेन मैथ्स की तरह से देखें तो हम देखते हैं कि बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें कि 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन 6 में से 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भाजपा के साथ हैं और 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से सपोर्ट हम देखते हैं कि सुप्रिया सुळे को मिलेगा। लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्होंने कभी भी अजित पवार के लिए वोट नहीं किया, जिन्होंने हमेशा अजित पवार के खिलाफ वोट किया, क्या इस बार मोदी का जादू इस तरह से चलेगा कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस बार अजित पवार के लिए वोट करेंगे? ये भी एक अच्छा खासा सवाल है जिसका जवाब हमको 4 जून को ही मिलेगा। लेकिन काफी पोलराइज सेंटिमेंट्स बारामती में हमको देखने को मिली, जहां पे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ या तो हम विकास को मत दें या तो हम दूसरी तरफ ताई को मत दें, जो ताई अपने पिता के पीछे खड़ी रही हैं, जो पिता 80 के ऊपर 84, शरद पवार अभी 84 हैं, उन्होंने जिस तरीके से काफी सारी सभाएं कुछ दिनों से ली है, तो इस तरीके का इमोशनल सपोर्ट उनके लिए ग्राउंड पे बनता दिख रहा है। अगर इसी बात को मैं एक्सट्रापोलेट करूं पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां भी बहुत सारी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो एक तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन, इतनी सारी पार्टियों को कई बार समझ में नहीं आता कौन किस समय कौन सी पार्टी में है। लेकिन क्या एक बाइनरी इलेक्शन है क्या, कि एक तरफ मोदी जी और शिंदे सेना पूरी चल रही, दूसरी तरफ एनसीपी का एक धड़ा, और वो क्या माहौल क्या है स्टेट वाइड अगर इसको देखें तो? ये स्टेट वाइड हम क्यों नहीं एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बारामती ये अपने आप में ये पूरी तरीके से अलग मॉडल है। अगर हम राष्ट्रवादी की ही बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी जहां पे 2 गुटों में डिवाइडेड है, वहीं पे कुल मिलाकर राष्ट्रवादी ही सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही हैं, इस गुट में भी और उस गुट में भी अगर हम इकट्ठे करें। और सिर्फ 2 ही ऐसी जगह हैं महाराष्ट्र में जहां पे वो खुद आमने सामने आ रहे हैं, एक शिरूर में और एक बारामती में, वरना ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे राष्ट्रवादी एक दूसरे के आमने सामने आएगी। तो कल को अगर जैसे कि बारामती में हमने सेंटिमेंट सुना कि परिवार कभी अलग नहीं हो सकता, परिवार वापस इकट्ठे आ सकता है, तो कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जबकि लोकसभा इलेक्शंस के बाद अजित पवार शरद पवार इकट्ठे आते हैं, तो ये भी संभावना है कि सबसे ज्यादा सीटें राष्ट्रवादी की ही निकले, क्योंकि दोनों मिला के सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, ऐसा चित्र दिखाई देता है। लेकिन ये पिक्चर हम एक्स्ट्रापोलेट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में काफी विचित्र कॉम्बिनेशन है। एक तो महाराष्ट्र स्विंग स्टेट बन सकता है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है जहां पे 48 सीट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस प्रकार के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस अभी महाराष्ट्र में हैं, वो हुए नहीं थे, और इस तरीके के कॉम्बिनेशंस इससे पहले किसी भी इलेक्शन में टेस्ट नहीं हुए हैं। हालांकि पंचायत इलेक्शंस कुछ हो चुके हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस कुछ हो चुके हैं, लेकिन वो हम मापदंड नहीं मान सकते हैं इतनी बड़ी इलेक्शंस को लेके। तो इस तरीके से पूरी 2 सबसे बड़े रीजनल फोर्सेस महाराष्ट्र में हैं, एक तरफ शिवसेना, एक तरफ राष्ट्रवादी। उन दोनों में ही इस तरीके से फूट पड़ गई है कि अब
इस कॉम्बिनेशन में भाजपा ना कभी राष्ट्रवादी के साथ पहले लड़ी थी, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिल रहा है। ना शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ लड़ी थी, तो वो भी कॉम्बिनेशन एक तरफ से हमको नया देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तरीके के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस जो कभी टेस्ट नहीं किए गए हैं, उस तरीके के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस महाराष्ट्र में इस बार पहली बार टेस्ट होने जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, जिस प्रकार से मैंडेट के खिलाफ लोग गए हैं। सिर्फ 2019 की ही बात नहीं है जब शिवसेना एक चीज बताइए विनय, भाजपा का दामन छोड़ दिया। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे जाने दूसरे लोगों के पास जाऊं उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी इमोशन जैसे असली नकली चल रहा होगा, है ना, कि कौन वाली असली है कौन वाली नकली है। इन्होंने मुझे धोखा दिया, वो कह रहे हैं उन्होंने मुझे धोखा दिया। विकास भी है, फिर हम लोग पूरे राष्ट्र को या देश को या राज्य को इस तरह से लेके चलना चाहते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं। एक ऑब्जर्वेशन आपका सही, जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिलता जिससे मुंबई में मैं बात करूं उसका दिमाग साफ हो। हर आदमी कहता है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तो क्या ये ग्राउंड पे इतनी भयानक कन्फ्यूजन की स्थिति है क्या महाराष्ट्र में?